हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा स्टडी का टॉपिक है मॉलिक्यूलर कायरलिटी। इसके बारे में हमने इसके डेफिनेशन और कुछ टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया था। थोड़ा सा रिपीट करते हैं, देन फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर कायरलिटी किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर कायरलिटी एक मॉलिक्यूल में पाई जाने वाली कायरलिटी जैसे नाम से पता लगता है, लेकिन कैसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में एसिमेट्रिक सेंटर एब्सेंट होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास में एसिमेट्रिक सेंटर एब्सेंट है लेकिन फिर भी वो कायरल है, तो वो किसके अंदर आता है? मॉलिक्यूलर कायरलिटी की क्लास के अंदर आता है। यानी कि इसके पास में एसिमेट्रिक सेंटर एब्सेंट है। दैट मीन्स कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जिसके पास में 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो एसिमेट्रिक सेंटर होता है। और ऐसा कार्बन कायरल कार्बन होता है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर कायरलिटी के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच्ड हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कार्बन भी कैसा हो सकता है? कायरल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके पास में इवन नंबर ऑफ कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में इवन नंबर ऑफ कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जैसे कि 2 कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट है, तो ऐसा सेंटर हम कहते हैं, क्या नाम है उस मॉलिक्यूल का? अलीन। ठीक है, यानी कि अलीन जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है सबसे पहले वो देखते हैं, देन फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे। मॉलिक्यूलर कायरलिटी का एक और एग्जांपल है बाइफिनाइल्स। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होती है? मॉलिक्यूलर कायरलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले हम अलीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। कम्युलेटिव डबल बॉन्ड मीन्स रेगुलर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अलीन के अंदर 2 कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। क्लियर? और ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं, इनके पास में ग्रुप्स लगे हुए होंगे। फर्स्ट हम नॉर्मल कम्युलेटिव अलीन्स की बात कर रहे हैं, जिसके पास में हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर कैसे आया हमने देखा था कि ये जो टर्मिनल कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 टाइप का। दोनों टर्मिनल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 टाइप का। और जो ये मिडिल कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp टाइप का। ठीक है, वाई ऐसा क्यों है? तो हमें पता है कि जब हमारे पास में 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब हमारे पास में 2 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब हमारे पास में 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस कार्बन नंबर, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 जो है, उसका फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड तो हो गया ये वाला। ठीक है, इसको बना ही देते हैं ना, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे इसको बना ही देते हैं। जैसे ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 के पास में हाइब्रिडाइजेशन कैसा था? sp2 टाइप का। कार्बन नंबर 3 पे भी sp2 टाइप का। कार्बन नंबर मिडिल कार्बन नंबर 2 पे sp टाइप का। ठीक है, अच्छा, इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। देखो sp2 मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड्स तो ये बनाएगा कार्बन के साथ में। ठीक है, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में। थर्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा अगेन हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में। उसी तरीके से जो लास्ट वन टर्मिनल कार्बन है 1, 2, 3, जो थर्ड वन टर्मिनल कार्बन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है? एक सिग्मा ऑर्बिटल है। ठीक है, ये मिडिल कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से रिएक्शन मतलब इंटरेक्शन करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देन अगेन ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से रिएक्शन करके अनदर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा।
देन नेक्स्ट हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे सिग्मा बॉन्ड्स बन गए हैं सारे ही कार्बन्स के। ठीक है, मिडल कार्बन की तरफ आइए। ये जो sp वाला हाइब्रिडाइज सेकेंड कार्बन है, उस सेकेंड कार्बन के पास में हाइब्रिडाइजेशन sp है, दैट मीन्स 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। उसमें से देखो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन के साथ में, कार्बन नंबर 2 के साथ में। अनदर इसका जो सेकेंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसने कार्बन नंबर 3 के साथ में बॉन्डिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्डिंग आपको आसानी से दिख रही होगी। ठीक है, ये क्या है, सारी सिग्मा बॉन्डिंग्स हैं। क्लियर? अच्छा, हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 इन दोनों के पास में कौन से ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड प्रेजेंट है? थर्ड वन जो p हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी लोकेट करेंगे। देखो, आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे sp2 के अंदर px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं। ठीक है, तो पीछे बचा कौन सा, pz ऑर्बिटल। तो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अपन pz ऑर्बिटल्स को बनाएंगे z डायरेक्शन के अंदर। ये इसकी z डायरेक्शन है, ये pz ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अनदर इस कार्बन नंबर 3 के भी pz ऑर्बिटल्स को लोकेट करेंगे। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो लोब्स दोनों बराबर होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जब फॉर्म किया जाता है ना स्टूडेंट्स, तो उसमें एक तो लोब बड़ी होती है और दूसरी जो लोब होती है ना वो छोटी सी होती है। उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, ये मैं कर ही लेती हूँ ना। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो एक लोब उस बड़ी वाली होगी जो हाइब्रिडाइजेशन करती है, और जो एक छोटी सी लोब्स होती है, ठीक है ना, स्मॉलर लोब होती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ये पहचान है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस टाइप से होते हैं, देखो ऐसे, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अपर एंड लोअर दोनों लोब्स इक्वल होती है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, दोनों टर्मिनल कार्बन के pz ऑर्बिटल्स को लोकेट कर दिया। ये pz है, ये भी क्या है आपका pz। क्लियर? अब मिडल वन वाला जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पास में देखिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है। पीछे बचे कौन से इसके पास में, py एंड pz ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो इनको भी हम लोकेट कर लेते हैं, py एंड pz ऑर्बिटल्स को। देखो ये तो py ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया pz ऑर्बिटल z डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इनके बीच में क्या होगी, सम पार्शियल अतिव्यापन, कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में कोलैटरल ओवरलैपिंग कराएंगे। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, इनके बीच में कोलैटरल यानी कि सम पार्शियल अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में सम पार्शियल अतिव्यापन होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो py ऑर्बिटल्स जो है यहाँ पे, सॉरी pz ऑर्बिटल्स जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। ये इसका pz ऑर्बिटल है और ये इसका क्या है, py ऑर्बिटल है। क्लियर? तो pz ऑर्बिटल ने आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग करके और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। क्लियर? अब आ जाइए कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस अलीन स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो कौन से डायरेक्शन में है, pz डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट है, pz डायरेक्शन में, जबकि कार्बन नंबर 2 का रेस्ट जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो कैसे डायरेक्शन में, py डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, इस C2 कार्बन
ने क्या किया है, इस C2 कार्बन ने क्या किया है, इस C1 कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर दी है, ठीक है। तो अब ये इतना मूव करे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, C2 कार्बन मूव नहीं कर सकता। अब मूव तो कौन कर सकता है, क्योंकि इसमें देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या हो गई है, पाई बॉन्डिंग हो गई है। तो पाई बॉन्डिंग तो इजीली रोटेट नहीं हो पाता ना, इसमें तो रोटेशन तभी पॉसिबल है जब हम बॉन्ड को ब्रेक करें। तो रोटेशन कराना है तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, क्लियर। तो बिना ब्रेक करवाए तो रोटेशन पॉसिबल है ही नहीं C2 कार्बन के अंदर, है ना। तो अब यहाँ पे रोटेशन करवाना पड़ेगा हमें। अगर हमें यहाँ पे कोलैटरल ओवरलैपिंग करवानी है तो उसके केस में हमें क्या करवाना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा। कौन से कार्बन को, कार्बन नंबर 3 को, ताकि इसका जो pz ऑर्बिटल है वो कौन से डायरेक्शन में आ जाए, py डायरेक्शन में, क्लियर। इसका जो pz ऑर्बिटल है वो कौन से डायरेक्शन में आ जाए, py डायरेक्शन में। देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ने जो पाई बॉन्ड बनाया है वो pz डायरेक्शन में बनाया है, तो एक पाई बॉन्ड तो pz डायरेक्शन में बन गया है, जो सेकंड पाई बॉन्ड बनेगा वो py डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि कार्बन नंबर 3 जो है उसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो pz डायरेक्शन में है। इसको क्या करना पड़ेगा, py डायरेक्शन में घूम करके आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या सीन क्रिएट होगा, ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 3 जो है ये क्या करेगा, अपने इस ऑर्बिटल को रोटेट कर लेगा अपने इस एंगल के एक्सिस में, इस एंगल के इस एक्सिस के अलोंग अपने आप को y डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर लेगा। जब भी अपने आप को y डायरेक्शन के अलोंग रोटेट करेगा तो देन अब क्या सिचुएशन आएगी, अब क्या सिचुएशन आएगी कि ये हमारा जो pz ऑर्बिटल है वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, py डायरेक्शन में, क्लियर। कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, py डायरेक्शन में। तो py डायरेक्शन में इसको मेरे को लेके आना है, मैं यहीं पे इरेज करके आपको बता दूं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने रोटेट किया और मैं इस ऑर्बिटल को कहाँ लेके आ गई, py डायरेक्शन में, क्लियर। तो py डायरेक्शन में अब आसानी से ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये इसका है तो pz ऑर्बिटल ही, लेकिन डायरेक्शन चेंज की है इसने, क्लियर। तो एक बॉन्ड तो क्या होगा, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड तो जो है वो आपका प्लेन में प्रेजेंट है, y प्लेन में। ये वाला जो बॉन्ड है आपका y प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है वो आपका कैसे प्लेन में प्रेजेंट है, z डायरेक्शन में। दोनों का जो प्लेन है वो क्या है, डिफरेंट है। ये कौन से प्लेन में है, z डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बता सकती हूँ आपको। देखो y डायरेक्शन के हाइड्रोजन्स, क्योंकि मॉलिक्यूल जो था वो y डायरेक्शन में आ गया तो प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये y डायरेक्शन के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, क्लियर। और जो z डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट हुआ था उसके रीजन से z डायरेक्शन के अंदर जो रोटेशन हुआ था उसके कारण से एक हाइड्रोजन तो हो जाएगा अबव द प्लेन, दूसरा हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, बिलो द प्लेन, क्लियर। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ये आपका जो बॉन्ड्स है ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, जबकि ये वाले जो बॉन्ड्स है वो अनदर प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्लियर। दूसरा जो बॉन्ड्स है, ये वाला जो बॉन्ड है ये अलग एंगल को बनाते हुए यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट सिमिलर टू 90 डिग्री, ठीक है। इतना 90 डिग्री के अलावा होता नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट 60 डिग्री तो अराउंड रोटेट हो ही जाता है ये पूरा प्लेन जो है, ठीक है ना। दूसरी डायरेक्शन के अंदर है, ये अनदर डायरेक्शन के अंदर है, तो एक ही प्लेन के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या इसका फर्क पड़ता है। देखो जब कार्बन हमारे पास में, ये जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 3 जो है, जब इनके पास में सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है तो किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज को ड्रॉ कीजिए आप। जब इनकी मिरर इमेज को ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं इसकी मिरर इमेज बना देती हूँ, ठीक है। जब आप इसकी मिरर इमेज को ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो
जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, इसकी मिरर इमेज को जब ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज मिल गई हमें। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है इसके अंदर सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है या सुपर इम्पोजिबल है, ये तो आप इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 को उठा के स्ट्रक्चर नंबर 1 के ऊपर जब लेकर आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सुपर इम्पोजिबल है या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्लियर। लेकिन इसके पास में सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल जो है वो कायरल नहीं है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कायरल नहीं है क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा सिमेट्री ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो प्लेन तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जब इसे जब आपने इसका मिरर इमेज बनाया है और मिरर इमेज को जब आप सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स है ये प्लेन में है, ये दोनों बॉन्ड्स प्लेन में प्रेजेंट है, जबकि ये दोनों बॉन्ड्स क्या है, अबाउट द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, जबकि यहाँ पे भी अनदर रिवर्स कंडीशन है, दैट मीन्स यहाँ पे ये सुपर इम्पोजिबल तो नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी जब कंडीशन आती है तो उस केस में हमें पता लगता है कि मॉलिक्यूल कायरल होता है। लेकिन यहाँ पे अपन को सिमेट्रिक एलिमेंट्स को भी देखना है, जब आप इनके सिमेट्रिक एलिमेंट्स को देखेंगे तब आप इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं, तो कार्बन नंबर 2 है, इसको आप 60 डिग्री रोटेट कीजिए, ठीक है। जब आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो बॉन्ड्स है ना प्लेन में, ये प्लेन वाले बॉन्ड्स जो है, दीज बॉन्ड्स जो प्लेन में प्रेजेंट है, ये बॉन्ड्स जो है वो किस में आ जाएंगे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, एंड दीज बॉन्ड्स जो कि अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है, ये कहाँ आ जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे। फिर आप उसको सुपर इम्पोज करा के देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होगा, हमें फर्दर फर्स्ट वन मॉलिक्यूल ही मिल जाएगा। दैट मीन्स सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है, ए कायरल नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इनके सब्स्टिट्यूएंट्स को, जो ये कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 1, 2 और 3, कार्बन नंबर 1, 2 और 3, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के सब्स्टिट्यूएंट्स को, यहाँ पे देखिए ए एंड बी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इनके सब्स्टिट्यूएंट्स को चेंज कर ले, ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब ये वाली सिचुएशंस हमारे पास में आ जाती है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, क्लियर। कैसे, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। ये कार्बन है हमारा, अलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें, यहाँ पे हम ग्रुप लगा लेते हैं अनदर CH3, और यहाँ पे हमारा बिलो द प्लेन में ग्रुप हो जाएगा hydrogen, then again here also A is not equal to B, CH3 and H, clear। तो इस सिचुएशन में अगर हम इसकी मिरर इमेज को ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसकी मिरर इमेज को ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा कार्बन, ठीक है, इधर CH3 H, CH3 H, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर नंबर 2 को आप 60 डिग्री रोटेट कीजिए, जब आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और अबव द प्लेन हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और बिलो द प्लेन हो जाएगा। देन जब आप इसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो उस रोटेशन से आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला मिथाइल हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा एट द प्लेन, मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो अबाउट द प्लेन आ जाएगा,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन। ठीक है, अब आप इसे यहाँ पे सुपर इम्पोज कराएंगे तो क्या ये सुपर इम्पोज हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे सुपर इम्पोजिबिलिटी की कंडीशन हमारे पास में नहीं आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक आयरन है, और ये प्रेजेंट होगा अपनी 2 फॉर्म में, 2 इनैंशियोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर टर्मिनल कार्बन के पास में, देखो एक तो यहाँ पे अलीन के अंदर कायरलिटी को शो कर, अच्छा ये जो मॉलिक्यूल है यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 कैसे है, कायरल सेंटर हो गए। ठीक है ना, कायरल मॉलिक्यूल से, क्योंकि इनके मिरर इमेजेस जो है वो कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि अलीन्स के अंदर कायरलिटी की क्या जो है एसेंशियल कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इनके पास में इवन नंबर ऑफ कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा, इसके पास में क्या सिचुएशन है कि इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर, एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी डिफरेंट। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। क्लियर, अगर मिथाइल मिथाइल भी लगा देंगे तो भी सेम सिचुएशन आ जाएगी और मॉलिक्यूल एक आयरन हो जाएगा। क्लियर। मॉलिक्यूलर कायरलिटी के अंदर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे बाइफिनाइल्स का। बाइफिनाइल्स के अंदर क्या होता है, देखो बाइफिनाइल्स, ठीक है, यानी कि 2 फिनाइल रिंग्स प्रेजेंट है। फिनाइल रिंग्स है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। ठीक है, प्लेन में रहती है फिनाइल रिंग्स का। ठीक है, सारा कार्बन्स कैसे हैं, sp2 टाइप के कार्बन है। ठीक है, प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये बाइफिनाइल्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे अलीन जो है अपने आप को रोटेट कर देता है स्टैटिकली स्टेबल होने के लिए, वैसे के वैसे बाइफिनाइल्स के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे जो ये sp2 टाइप के कार्बन्स हैं, ये भी sp2 टाइप का है, ये भी sp2 टाइप का कार्बन है ना, कार्बन है, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड के अलाउंग रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, यहाँ पे आ जाइए, इसकी भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो रहा है अबाउट द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, ये बिलो द प्लेन वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगेन यहाँ पे भी अबाउट द प्लेन एंड ऑल्सो बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन अराइज हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग इजीली रोटेशन पॉसिबल है। दैट्स वाई यहाँ पे एक फिनाइल रिंग जो है वो प्लेन में प्रेजेंट होती है, देन अनदर फिनाइल रिंग जो है वो कैसे हो जाएगी, 45 डिग्री के अलोंग रोटेट हो जाती है। क्लियर, और इस रोटेशन के कारण ये बाइफिनाइल्स की जब आप मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो वो जो मिरर इमेज मिलेगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, और इस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के कारण ये बाइफिनाइल भी क्या करेगा, अलीन के जैसे कि जैसे मॉलिक्यूलर कायरलिटी को शो करेगा।
देखिए कैसे इसकी जब मिरर इमेज बनाते हैं अपन तो हमें कैसे मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बनाती हूँ। तो हमें इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ये इतनी अच्छे से तो नहीं बनी है, लेकिन आपको अज्यूम करके चलना है कि ये जो प्लेन से जो रिंग रोटेट हुई है 45 डिग्री के एंगल के अराउंड, इट इज समवट 45 डिग्री ना एग्जैक्ट। ओके, तो ये जो प्लेन से ये जो रोटेशन हुआ है इस रिंग के अलाउंड, ये जो रोटेशन करा के और जो जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो मिरर इमेज से जो सेकंड कंपाउंड हमें मिलेगा वो क्या होगा, फर्स्ट का नॉन सुपर इम्पोजिबल। दैट मीन्स यहाँ पे ये इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है और ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जब हमने क्या किया, बाइफिनाइल्स के दोनों मॉलिक्यूल्स को, दोनों ऑर्थो पोजिशंस को, एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास में, जब हम बाइफिनाइल्स के जो ऑर्थो पोजिशंस है, देखो फर्स्ट जो हमने बाइफिनाइल देखा था ये वाला, इसके पास में क्या प्रेजेंट है, ऑर्थो पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इतना स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि रिपल्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे बल्कियर ग्रुप्स लगा देते हैं। देखो NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना, तो और दूसरा यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, इनको भी अगर अपन इस तरह से बनाए तो जस्ट लाइक दिस, है ना। तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, देखो जो NO2 है, ये NO2 कैसा है, बल्की ग्रुप है, और ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये भी कैसा ग्रुप है, बल्कियर ग्रुप है ना। तो बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, और बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है तो पहले तो वैसे ही हिंड्रेंस हो रहा था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स थे, इन हाइड्रोजन्स के हिंड्रेंस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के कारण से ही तो इसने क्या किया था, 45 डिग्री के अलाउंग रोटेशन किया था। ठीक है ना, लेकिन अब मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन को नहीं कर करके और यहाँ पे कोई बल्कियर ग्रुप्स लगा लेती हूँ, तो उन बल्की ग्रुप्स के होने की वजह से क्या होता है कि ये रोटेशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और 90 डिग्री के अलाउंग ये पूरी रिंग रोटेट कर जाती है, ताकि एकदम लेस जो है वो स्टेरिक रिपल्शन हो, रिपल्शन नेग्लिजिबल हो जाए। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को 90 डिग्री के अलाउंग रोटेट कर लेता है। ठीक है, इस दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे होंगे, देखो एक तो अबव द प्लेन हो जाएगा और दूसरा कैसा आ जाएगा, बिलो द प्लेन। क्लियर, दैट मीन्स हमारा ये जो अकायरल मॉलिक्यूल था वो कैसा हो गया, कायरल। Clear? तो substituted biphenyls and substituted allenes are chirals। और स्पेशलिटी क्या है इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये इनके पास में सिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है।